when you say that star chahiye, that's surely not going away. I mean, it is still star chahiye, right? I have seen actors' price rise through the worst period of cinema. Are writers today better treated, better paid, more respected than they were 5 years ago? Nepotism. Say 80% of our films suck. 90% of our scripts suck. It's in levels, but we're all a little delusional. Like there were harbingers of doom over the last few years about the fact that cinema is dying. It's a dying medium. People don't want to come to the theatres anymore. So let me ask you this. Business not an art. जिस तरीके से आजकल बॉलीवुड रेस में लगा हुआ है ना कि कौन सी मूवी कितने पैसे कमा रही है, मूवी ने 100 करोड़ क्लब क्रॉस किया भी या नहीं, या फिर किस एक्टर ने कितनी 100 करोड़ क्लब की मूवीज दी हैं। कई होते हैं यार जो बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा कलेक्शन के लिए 5 साल में एक मूवी बनाते हैं, और कुछ होते हैं जो 1 साल में ही 5 मूवीज बना देते हैं। जहां 2020 के बाद ऑडियंस कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ज्यादा देखने लग गई, वहीं अब बॉलीवुड में ना सब बॉक्स ऑफिस पे डिपेंड होने लग गया था। मूवी अच्छी है कैसे पता? बॉक्स ऑफिस पे अच्छे पैसे कमाए हैं ना, ठीक है। मूवी अच्छी नहीं लग रही यार, पैसे तो कमाए हैं ना। और इसी डिबेट में हम बॉलीवुड का पूरा साथ दे रहे हैं, जहां हम भूल भुलैया 2 जैसी बिलो एवरेज मूवीज को सिर्फ फ्रेंचाइजी के नाम पे तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे देते हैं, और वहीं पर 12th फेल, लापता लेडीज जैसी मूवीज को OTT पे देखने जाते हैं लोग। क्यों? बॉलीवुड में ना सक्सेसफुल होना और सक्सेसफुल दिखना ये 2 अलग बातें हैं। एक्टर सक्सेसफुल होते हैं जब ऑडियंस उनकी एक्टिंग को और उनके कंटेंट को पसंद करती है, चाहे वो थिएटर में हो या OTT पे। जब कोई एक इंसान कंटेंट देख के उठता है ना, वो सिर्फ परफॉर्मेंस और स्टोरी की बात करता है। सक्सेसफुल दिखना वो होता है जब एक्टर कैमरा पे परफेक्ट फेस फीचर्स, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट सरनेम के साथ लॉन्च होता है। एक तरफ उन्होंने कितने महंगे स्कूल से एक्टिंग की है इसका PR चल रहा होता है, और दूसरी तरफ पैप्स उन्हें जिम, होटल, उनके घर तक फॉलो कर रहे होते हैं। सॉरी, अब तो उन्हें भी यही लोग कॉल करके बुलवाते हैं। और जब उनकी मूवी रिलीज होती है तब उनके लिए बेस्ट डेब्यू अवार्ड खरीद दिया जाता है बाय देयर रिस्पेक्टिव गार्डियंस। जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द। क्या बात कर रहे हैं? सूरज पंचोली फॉर हीरो, सोनाक्षी सिन्हा फॉर दबंग, परिणीति फॉर लेडीज वर्सेस रिकी बहल, तारा अली खान फॉर केदारनाथ, 2 सबसे शॉकिंग, अनन्या पांडे फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, छी, एंड अलीज़े अग्निहोत्री फॉर फर्रे। उन फर्रों ने ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर दी थी। बात तो सही है। ये सक्सेसफुल दिखने का सबसे पहला स्टेप, आपका हर तरफ PR अच्छा होना चाहिए, अच्छे बैनर से लॉन्च होना, फिर अवार्ड्स खरीदना। उसके बाद कुछ लोग शो ऑफ करते हैं कि वो कॉफी विद करण में भी जाकर आ चुके हैं। आई मीन नथिंग कैन टॉप दैट यार, ऑब्वियसली वो करण है और उसके काउच पे किसको नहीं बैठना। अब ये सब पॉइंट्स बताने का ना सिर्फ एक मोटिव है, वो ये समझाना कि बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन कितनी लिमिटेड हो गई है। And I can put out a lovely Instagram creative and people will buy it. But the actor who knows that this is being done for perception or PR is believing that PR and perception and therefore increasing his or her price. आधे से ज्यादा बॉलीवुड में आगे दिखने वाली जनरेशन हो या फिर जो जनरेशन पहले आ चुकी है, उन सब का ना माइंडसेट मोस्टली ना यही होता है कि वो अपने आसपास के फेम से, उन पैसों से, उन लाइफस्टाइल से, उस कंफर्ट से, उस अटेंशन से इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो उन्हें अब चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। What I'm not understanding is that there is a younger order that have yet to really prove their muscle at the box office. You know, they can immediately, you'll hear 25, 30, 35. I'm like, what are these numbers? These are crores. Yes, obviously. और सिर्फ कुछ चुनिंदा बॉलीवुड नेपो किड्स ही हैं जो बॉलीवुड के अलावा अपना कोई अलग करियर बना रहे हैं यार, वरना ज्यादातर इंडस्ट्री में आके फ्लॉप्स देके अब वेज नॉन वेज के नाम पे जूते बेच रहे हैं। Being brand Sona. लेकिन इन सब में आर्ट सब भूल जाते हैं, और इसीलिए वो इंटरनेशनल लेवल एक्टिंग सीखने के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं। एक्टिंग जब इंडिया में बॉलीवुड में ही करनी है तो एक्टिंग बाहर क्यों सीखनी है? ये वन ऑफ द मेन रीजंस है जिसकी वजह से आधे से ज्यादा एक्टर्स की हिंदी वोकैबुलरी अच्छी नहीं, और उनको हमेशा हिंदी के साथ एक एक्सेंट लगाने की नीड फील हो जाती है। अभी लास्ट सीजन कॉफी विद करण में ना सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर जी आए थे, तब एक हिंदी का वर्ड बोला था जिसका मतलब सैफ और करण दोनों को नहीं पता था। पुत्र मोह। Okay, sorry, Bengali. You are the, excuse me, you're the Hindi actor. Putra. Yes, son. Putra is son. Son. And yeah. Moha means? Which was embarrassing. उनके लिए नहीं भाई, क्योंकि जब इंग्लिश आती है तो हिंदी से क्या मतलब। मगर क्यों?
उसी सेम एपिसोड में सैफ ने ये तक एक्सेप्ट किया था कि यार उन्हें ना एक्टिंग कभी एज एन आर्ट फील नहीं हो पाई अंटिल नाउ रिसेंटली, जब उनका डाउनफॉल चल रहा था और अपनी माँ के सजेशन से उन्होंने एक्टिंग को एक आर्ट की तरह देखना शुरू कर दिया। कैमरे के सामने आने की नर्वसनेस, कैमरे पे अपना रॉ साइड दिखाने का प्राइड, कहानी से प्यार, एफर्ट्स लेना और हर बार एक नए कैरेक्टर को जीना, यही तो एक्टिंग होती है। बट इन सब के लिए लगता है टाइम, और वो आजकल के एक्टर्स के पास शायद नहीं है फालतू का। तो बिना एक्टिंग, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स के बस फैशन शो करते हैं और मूवी खत्म। बॉलीवुड मेनली मूवीज स्टार सेंट्रिक बनाता है क्योंकि उन्हें देखने यार लोग डेफिनेटली जाएंगे और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बनेगा। अंटिल नाउ बॉलीवुड ने काफी बेटर स्टोरीज पे काम करना स्टार्ट भी किया, लेकिन यार कितनी कम मूवीज हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं कि ये आर्ट है। उसके बाद बॉलीवुड साउथ की, हॉलीवुड की, नई पुरानी सारी उठा के रिमेक्स बना देता है, और अब तो हम सबको पता है कि रिमेक्स क्या है। ये बात सही है कि मास एंटरटेनिंग मूवीज बनाना जरूरी है क्योंकि पैसे भी तो कमाने हैं, लेकिन कहाँ लग रहे हैं ये पैसे? ये सोचा है कभी? वो पैसे लग रहे हैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मूवी की फ्रेंचाइजी में, क्योंकि वो गारंटेड हिट है और उससे बनेंगे और पैसे। लेकिन फिर हम अपनी तरफ से आर्ट के नाम पे ऑडियंस को देंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी अनबियरेबल आर्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि राइट नाउ सिर्फ नंबर्स ही डिसाइड कर रहे हैं कि मूवीज अच्छी हैं या बुरी हैं। जब थिएटर में मूवी का फर्स्ट डे कंप्लीट होता है तो कोई रेयरली स्टोरी या परफॉर्मेंस की बातें करता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ एक बात चल रही होती है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है। ये कलेक्शन का क्रेज इतना इंसेन हो चुका है कि मोस्टली मूवीज के नंबर्स बढ़ा के बताए जाते हैं ताकि एक मूवी को हिट कंसीडर किया जाए। मेन रीजन में से एक रीजन ये भी है कि सिनेमा को ना अब बिजनेस की तरह देखने लग गए। मास अपीलिंग कंटेंट से बॉलीवुड को अच्छा रिटर्न मिलता है तो नेक्स्ट टाइम वो सेम टाइप ऑफ कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से बॉलीवुड हमें कमर्शियली ड्रिवन स्टोरीज ज्यादा सेल करता है इंस्टेड ऑफ समथिंग आर्टिस्टिक, क्योंकि पता है कि लोगों को बिग बॉस देखना है और कुछ नहीं। उसके बाद उनका मेन रीजन आ जाता है कि प्रोडक्शन डायनामिक्स। एक मूवी मेकिंग में सारे स्टेक होल्डर्स लगते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर, स्टूडियोज, और इन सब की मूवी को लेकर सेम अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होती, जिससे धीरे धीरे प्रोजेक्ट में आते हैं क्रिएटिव डिफरेंसेस और फिर आर्ट को किया जाता है कॉम्प्रोमाइज। ऑल्सो जिसने पैसा लगाया है वो ऐसे डिसीजंस लेना चाहेगा जिससे रिटर्न ज्यादा से ज्यादा है, और इन्हीं वजह से मार्केटेबिलिटी को आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में वही फिल्म मेकर सोच सकते हैं जिन्हें एनी हाउ ऑडियंस में सिर्फ अपने कंटेंट की बातें करवानी। मूवीज का अच्छा बिजनेस करना जरूरी है श्योर, लेकिन सिर्फ बिजनेस के लिए मूवीज बनाना कहां तक सही है। फिलहाल बॉलीवुड में दो मेन प्रोडक्शन हाउसेज हैं, YRF एंड धर्मा, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तुम वो भी जाके देख सकते हो। YRF ने लास्ट में टाइगर 3 और पठान दी हैं। दोनों कमर्शियली सक्सेसफुल मास एंटरटेनर थी, लेकिन क्या तारीफ के लायक थी? बिल्कुल भी नहीं। हमारा बिगेस्ट स्टूडियो जो जाना ही कमर्शियल मूवीज के लिए जाता है, वहां से बस रेयरली द रेलवेमैन जैसी सीरीज निकलती है। दूसरा धर्मा प्रोडक्शन तो नेपो किड्स को लॉन्च करने में या फिर ऑलरेडी हिट मूवीज या फिर उनके नेक्स्ट पार्ट बनाने में सिर्फ पैसे लगा। धर्मा ने पिछले 2 साल में रॉकी और रानी जैसी एक एंटरटेनिंग मूवी ही दी है, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा करण जौहर की हर डिबेट में डिफेंसिव अप्रोच रखने की आदत की वजह से उन्होंने हॉटस्टार पे एक वेब सीरीज तक निकाली जो प्रोडक्शन हाउस पे ही एक बेस्ड कहानी है, जहां एक बाप ने खून पसीना लगा दिया आर्ट के दम पे एक प्रोडक्शन हाउस बनाने में और बेटा उसे टोटली अब बिजनेस में ले गया। रिलेटेबल एनफ करण शायद इसलिए बनाई है। लेकिन फिर बॉलीवुड कैसे अपनी मूवीज को सिर्फ बिजनेस बनने से बचा सकता है? पहली बात तो उन्हें अपने ये सो कॉल्ड अंदर के जो नेपोटिज्म की जो दुनिया है ना, इससे अब बाहर निकलना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को चांस देना पड़ेगा और उन प्रोजेक्ट्स को फंड करना पड़ेगा जो क्रिएटिव है। मेनली स्क्रिप्ट डेवलपमेंट पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और फिल्म मेकर्स को ये तक बोलना चाहिए कि वो स्क्रिप्ट पे, स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा फोकस करे और उन्हें प्रायोरिटाइज करे। The problem runs really deep. It doesn't run in the industry कि writers को empower नहीं किया जाता है. The problem is a cultural issue. We don't value writers. We don't value writers as a culture. It's not just the film industry. Even अब इन्हें इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग्स को भी प्रमोट करना चाहिए। प्रोड्यूसर्स को, फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम अब इन्हें देनी ही पड़ेगी ताकि वो कंटेंट में एक्सपेरिमेंट कर पाए बिना कमर्शियल प्रेशर के। वो स्क्रिप्ट, स्टोरी टेलिंग, सिनेमैटिक टेक्निक्स में एक्सप्लोर कर पाए। बॉलीवुड को फिल्म्स, आर्ट हाउस, दूसरी इंडस्ट्री के साथ कोलैब को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। They know what they're doing, they do it. They're not seeking acceptance, validation, approval, wanting to create. They are so confident in their skin. They are so convinced with what they're doing. And I think that's what we all lack.
In our cinema, we don't have conviction. Suddenly, if biopics are doing well, then everybody will make a biopic. और सबसे मेन पॉइंट ये है कि बॉलीवुड को अब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अप्रोच लगानी पड़ी। अंधेरे में तीर मारते रहोगे तो ऑब्वियसली एक निशाने पे लग ही जाएगा, लेकिन वहीं पे सिर्फ तीर को सही कैलकुलेशन लगा के निशाने पे लगाना है तो वो डेफिनेटली लगेगा। और इन्हीं कोशिशों से क्या पता बॉलीवुड का कुछ भला हो जाए। वीडियो देखी ना अब like and subscribe, हाँ कर दो, like and subscribe, हाँ कर दो, like and subscribe, हाँ